पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि हो यूहाओ और उसके साथी मिलकर हेवनली सी सिटी को गिरा चुके थे। अब आगे देखेंगे। चाहे सन मून एम्पायर के सोल टूल्स कितने भी उन्नत या शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर उन्हें सिर्फ क्लास 3 सोल इंजीनियर्स इस्तेमाल कर रहे हों तो सब बेकार था। दोनों लीजन्स में लोगों की संख्या बराबर थी। एक तरफ क्लास 3 सोल इंजीनियर्स थे और दूसरी तरफ क्लास 6 सोल इंजीनियर्स। ऐसे में अगर दोनों आमने सामने भिड़ जाते तो नतीजा क्या होता, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। इसीलिए हुओ युहाओ चाहता था कि सन मून एम्पायर के सोल इंजीनियर्स अपना खोल छोड़कर बाहर निकलें और हमला करें। वह चाहता था कि वे शहर से बाहर निकलकर उनसे भिड़े। अगर वे आने की हिम्मत करते तो हुओ युहाओ और बाकी लोग कुछ बड़े पैमाने वाले हमलों से उन 200 सोल इंजीनियर्स को पूरी तरह खत्म कर देते और साथ ही बाहर का हार्बर भी तबाह हो जाता। दुर्भाग्य से, चाहे सन मून एम्पायर के सोल इंजीनियर्स समझदार थे या डरपोक, वे हेवनली सी सिटी के बैटलफील्ड पर बिल्कुल भी नहीं दिखे। उन्होंने बस अपनी लिंक्ड डिफेंसिव फॉर्मेशंस को सबसे ऊंचे स्तर पर चला दिया। हेवनली सी सिटी एक बड़ा शहर था और लूटपाट अगले दिन सुबह तक चलती रही। जब टैंक सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन के 200 लोग, जो रात के मालिकों की तरह थे, वापस लौटे, हेवनली सी सिटी पूरी तरह अफरा तफरी में बदल चुका था। हो यूहाओ को पहले पता नहीं था कि हेवनली सी सिटी के पास समुद्र के अंदर एक माइन है जहां डीप सी सिल्वर नाम का बेहद दुर्लभ मेटल निकलता है। यह मेटल बहुत कीमती था और स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स बनाने के लिए बेहतरीन माना जाता था। यह बहुत मजबूत था और लंबे दूरी के स्टेशनरी कैनन शेल्स तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त धातु थी। हुओ यूहाओ को हेवनली सी सिटी के एक वेयरहाउस में इसका आधा भरा हुआ भंडार मिला और उसने इसे अपने स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन में रख लिया। बाकी संसाधनों और पैसे में उन्होंने कितना लूटा, हुओ यूहाओ खुद भी नहीं जानता था। उसने हेवनली सी सिटी के वेयरहाउस के अंदर एक स्पेक्ट्रल गेट खोला और सारे सामान समेटकर नाटकीय तरीके से उड़ गया। हेवनली सी सिटी के बाहर सोल टूल फ्रंट ने शुरू से लेकर अंत तक कोई भी हमला नहीं किया और अब लूट पूरी हो चुकी थी। हुओ यूहाओ शहर से बाहर निकला और काफी दूर एक जगह रुक गया। वहां कोई एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स नहीं थे, इसलिए उसे पकड़े जाने का डर नहीं था। एक स्पेक्ट्रल गेट खुला और टैंक सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन के 200 सदस्य जल्दी से अपने स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन में लौट गए। हुओ यूहाओ वापस नहीं गया। इसके बजाय वह बाहर ही रहा और एक छिपी हुई जगह ढूंढकर अकेले ही छिप गया। वह इस बार तैंग वुतोंग तक को साथ नहीं लाया। वे लगातार दक्षिण के 13 शहरों को लूट चुके थे और सन मून एम्पायर का दक्षिणी तट पूरी तरह अव्यवस्थित हो चुका था। अभी के लिए इतना काफी था। अब हुओ यूहाओ को सिर्फ इंतजार करना था। इंतजार कि उसका अनुमान सही निकले या नहीं। हेवनली सी सिटी का मिशन पिछले 12 शहरों की तुलना में एक दिन देर से पूरा हुआ था। सब कुछ सुचारू और सफल रहा, इसलिए उसे देखना था कि उसकी रणनीतिक योजना सफल होती है या नहीं। हुओ यूहाओ एक छोटे से टीले पर पहुंचा और झाड़ियों में चुपचाप लेट गया। वह नीले आसमान और सफेद घूमते बादलों को देखता रहा और उसे अजीब सा सुकून और संतोष महसूस हो रहा था। उसके लिए सबसे बड़ा सुख यही था कि वह बस ऐसे ही लेटकर बिना कुछ सोचे खो जाए और अभी वह उसी दुर्लभ और खूबसूरत पल का आनंद ले रहा था। उसकी आंखों के सामने तरह तरह की यादें और चित्र आते रहे। जीवन में जो कुछ भी हुआ था वह सब मन में उभरता रहा। वह वांग ख्यूअर और वांग डोंगर की यादों को सबसे कम देखना चाहता था, लेकिन वे बिना चाहे उसके मन में तत्काल उभरने लगीं। ख्यूअर, क्या तुम सच में वुटोंग का हिस्सा हो? वुटोंग सिर्फ डोंगर नहीं है, मैं तुम्हारी मौजूदगी को उसके भीतर महसूस करता हूं। अगर ऐसा है तो यह वाकई बहुत अच्छा है। हुओ यूहाओ की जिंदगी में कई महत्वपूर्ण महिलाएं थीं। बचपन में उसकी मां सबसे जरूरी थी और मां की मौत ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। फिर वांग डोंगर से मिलना उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशकिस्मती थी। उसके साथ रहने से धीरे धीरे उसका बदला और नफरत कम हुई और वह शांति पाने लगा। यही वजह थी कि वह आज इस मुकाम पर पहुंच पाया। और क्यूअर, वह भी उसकी जिंदगी का उतना ही अहम हिस्सा थी जिसे वह भूल नहीं सकता था। क्यूअर ने उसे बहुत सी बातें सिखाईं और उसने उसकी मोहब्बत कभी स्वीकार नहीं की। फिर भी वह हमेशा चुपचाप देती रही। सोल बीस्ट्स के भी एहसास होते हैं। वो यूहाओ को लगता था कि दुनिया में सबसे ज्यादा वह क्यूअर का ही कर्जदार है। भविष्य में कॉन्टिनेंट का क्या होगा, यह सोचकर हो यूहाओ के मन में थोड़ी उलझन थी। उनकी योजना शायद आखिरी मौका थी और अगर वे इसमें सफल नहीं हुए
तो डुलवो कॉन्टिनेंट के तीनों नेटिव एम्पायर्स खतरे में आ जाएंगे। सन मून एम्पायर के सोल टूल्स बहुत शक्तिशाली थे। जब तक हुओ युहाओ पूरे एम्पायर को खत्म नहीं कर दे, तब तक डुलवो कॉन्टिनेंट के तीनों एम्पायर्स को निगल लिया जाएगा। यह बस समय की बात थी। सोल टूल टेक्नोलॉजी में अंतर बहुत बड़ा था और फिलहाल उसे पाटना लगभग असंभव लग रहा था। सन मून एम्पायर की रॉयल फैमिली इतने सालों से अपनी ताकत छुपाती रही थी और शायद अब वे अपनी पूरी शक्ति काफी समय से संभाले हुए थे। वे सिर्फ खुद को रोकते रहे थे। हुओ युहाओ सन मून एम्पायर के सोल इंजीनियर लीजन से लड़ चुका था। यह तो उसे मानना ही पड़ा कि भले ही टैंग सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन पूरी तरह सोल एम्परर से बनी थी, लेकिन अगर उनकी संख्या बराबर हो तो सन मून एम्पायर की हैंड दैट प्रोटेक्ट्स द नेशन वाली 5 में से किसी एक लीजन के सामने उनकी जीत की बिल्कुल भी संभावना नहीं थी। इसका कारण सिर्फ तकनीक का अंतर नहीं था, बल्कि सोल टूल्स की समझ में भी दोनों पक्षों के बीच बड़ा अंतर था। और सन मून एम्पायर के पास अभी जूजी भी थी। बैटलफील्ड पर उसके कमांड की प्रतिभा असाधारण थी। वह हुओ युहाओ से लड़ते वक्त थोड़ी रुक रुक कर काम करती थी, लेकिन डुलवो कॉन्टिनेंट के 3 एम्पायर्स के खिलाफ अगर वह अपनी पूरी क्षमता खोल दे तो उसका सामर्थ्य कितना भयानक होगा। हुओ युहाओ को अभी भी विविडली याद था कि मिंग डोउ माउंटेन रेंज पहली बार कैसे टूट चुका था। कौन सोच सकता था कि वह सिर्फ एक डायवर्शन था। सन मून एम्पायर की सेना बेहद शक्तिशाली थी और उनके पास एक बेहद चतुर कमांडर भी था। कॉन्टिनेंट पर उनके सामने सीधे भिड़ने की हिम्मत करने वाला कोई नहीं था। अगर सन मून एम्पायर की मुख्य ताकत को नष्ट नहीं किया गया तो बाकी सब बेकार होगा। सन मून एम्पायर के सर्वेलेंस सोल टूल्स अब तक उसे खोज नहीं पाए थे, लेकिन जिसने उन्हें इतना बड़ा नुकसान दिया, उन्हें उसे ढूंढने के लिए कोई नया सोल टूल बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत थी कि यह बस समय की बात थी। अभी वह बस समय खींच सकता था ताकि सन मून एम्पायर पूरे कॉन्टिनेंट पर कब्जा करने में देर करे। यह सोचकर हुओ युहाओ के चेहरे पर थोड़ी कड़वाहट उभर आई। अब वह हेवनली सन डुलुओ को समझने लगा था, जिनके साथ वह एक ही मिशन पर गया था। वे सभी टाइटल डुलुओ बेहद गर्वीले और अहंकारी थे। जब तक मजबूरी न हो, वे किसी शिशु पर हमला क्यों करते। हुओ युहाओ और तंग वूतोंग जब वहां से निकल रहे थे, उन टाइटल्ड और ट्रांसेंडेंट डोलुओस ने पूरी ताकत लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की थी। आईसीसी जाने से पहले हुओ युहाओ अपनी ही शक्ति पर बहुत भरोसा रखता था, लेकिन उस अभियान के बाद उसे समझ आया कि टाइटल्ड डुलुओ बस टाइटल्ड डुलुओ होते हैं और ट्रांसेंडेंट डुलुओ भी अपनी सीमा में रहते हैं। मिंगडू माउंटेन रेंज में जब वह तांग वूतोंग के साथ निकल सका, तो उसकी बड़ी वजह यह थी कि वे सारे टाइटल्ड और ट्रांसेंडेंट डुलुओस एक साथ हमला नहीं कर रहे थे, वरना बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। पहले तो एक अल्टीमेट डोलुओ पूरे देश को डराने के लिए काफी होता था, लेकिन सोल टूल टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव के साथ व्यक्तिगत शक्ति का महत्व कम होता जा रहा था। कई सोल मास्टर्स अभी भी इस सच्चाई को समझ नहीं पाए थे। कम से कम होली गोस्ट चर्च ने तो यह हकीकत बिल्कुल नहीं समझी थी। पहली बार जब हुओ युहाओ होली गोस्ट चर्च से टकराया था, तो उसे समझ नहीं आया कि सन मून एम्पायर ऐसे ईविल सेक्ट के साथ क्यों काम करेगा। वे लोग इतने निर्दयी और खतरनाक थे कि उनकी मौजूदगी ही दुनिया के लिए खतरा थी। अगर होली गोस्ट चर्च कभी शक्ति में आ गई तो सन मून एम्पायर खुद कैसे सुरक्षित रहेगा। लेकिन सन मून एम्पायर से बार बार भिड़ते हुए हुओ युहाओ ने उनकी सोल टूल टेक्नोलॉजी की असली ताकत देखी। धीरे धीरे वह समझने लगा कि होली गोस्ट चर्च सिर्फ सन मून एम्पायर की एक चाल थी। 2 अल्टीमेट डुलुओ बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन एक सोल इंजीनियर लीजन की लिंक्ड सोल टूल्स के सामने वे क्या कर पाएंगे। चाहे होली गोस्ट चर्च कितनी भी तैयारी कर ले, क्या वे सच में शू तियनरान के शासन को चुनौती दे सकते थे। शू तियनरान एक भयावह व्यक्ति था। सन मून एम्पायर की रॉयल फैमिली की छुपी हुई ताकत उससे भी ज्यादा डरावनी थी। असली शक्ति तो रॉयल पैलेस और वर्शिप हॉल जैसे जगहों में थी, वहीं सन मून एम्पायर का असली केंद्र था। सन मून एम्पायर ने होली गोस्ट चर्च का पूरा फायदा उठाया, उन्हें डुलुओ कॉन्टिनेंट के सोल मास्टर्स के खिलाफ इस्तेमाल किया, और जब एक दिन पूरा कॉन्टिनेंट एक ही शासक के अधीन होगा और उनकी सोल कैनन दूसरी दिशा में घूमेंगी, तो ऐसे ईविल सेक्ट को खत्म करने के लिए उन्हें और क्या कारण चाहिए। इतना सोचते सोचते हुओ युहाओ की शर्ट के भीतर ठंडा पसीना उतरने लगा। वह महसूस कर रहा था कि शांत बैठकर सोचने पर ही चीजें कितनी साफ दिखती हैं। सन मून एम्पायर वाकई बहुत डरावना था। वह सोचने लगा कि फ्रंट लाइन पर हालात कैसे होंगे। क्या स्टार लुओ एम्पायर, हेवनली सोल एम्पायर
और डूलिंग एम्पायर की संयुक्त ताकत जूजी को कुछ समय तक रोक सकेगी। जूजी भी हुओ यूहाओ के दिल की बेहद अहम लड़की थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह पहली लड़की थी जिसने उसके दिल में जगह बनाई थी। यही बात काफी थी। हुओ यूहाओ को अभी भी याद था कि जब वह उससे पहली बार मिला था तो उसे कैसा महसूस हुआ था, और फिर उनके साथ बिताए वो पल जहां वे मौत के करीब पहुंच गए थे। वह सब उसके दिल पर गहरी छाप छोड़ गया। तब उसे यह भी पता नहीं था कि डोंगर एक लड़की है। वह सोच भी नहीं सकता था कि अगर जूजी ने उसी समय उसे अपना लिया होता तो आज उसकी जिंदगी कैसी होती। क्या वह उसके साथ रहता? इन सवालों का जवाब वह कभी नहीं दे पाया। जूजी को याद करते ही उसके मन में हमेशा अलग अलग भावनाओं का तूफान उठता। जूजी ने कहा था कि वह बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। हाँ, वह उसके सामने नरम पड़ जाता था, लेकिन जूजी भी क्या उसके सामने वैसी नहीं थी? लेकिन अब वह सन मून एम्पायर के एम्परर की पत्नी थी, और सन मून एम्पायर की वॉर गॉड एम्प्रेस थी। अगर भविष्य में सन मून एम्पायर ने और आगे बढ़ना जारी रखा तो एक दिन उसे उससे आमने सामने लड़ना पड़ेगा। भविष्य के बारे में सोचकर हो यूहाओ की आंखें थोड़ी धुंधली हो गईं। वह सच में नहीं देख पा रहा था कि आने वाला कल कैसा होगा। उसके अपने नजरिए से देखा जाए तो उसका लक्ष्य गॉड रेल्म का सदस्य बनना था। लेकिन डुलवो कॉन्टिनेंट का क्या? क्या सन मून एम्पायर सच में सब कुछ जीतकर पूरा महाद्वीप सन मून कॉन्टिनेंट नाम से चलाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। डुलवो कॉन्टिनेंट वहीं रहेगा, और मैं डुलवो कॉन्टिनेंट का हिस्सा हूं। चाहे कैसी भी कीमत चुकानी पड़े, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हुओ यूहाओ ने लंबी सांस ली और अपनी सोच को वहीं रोक दिया। उसने अपना मन शांत किया और उसकी स्पिरिचुअल पावर अनगिनत टेंटिकल्स की तरह चारों तरफ जमीन में फैल गई। वह यहां आराम करने नहीं लेटा था। वह इंतजार कर रहा था और उम्मीद कर रहा था कि सन मून एम्पायर की मेन फोर्सेस सामने आए। हेवनली सी सिटी दक्षिण में सन मून एम्पायर का सबसे अहम कोस्टल सिटी था, और यह जगह रेडिएंट सिटी से काफी दूर थी। एक बार सन मून एम्पायर की मेन फोर्सेस दिखाई देती, उसकी योजना का अगला हिस्सा शुरू हो सकता था। अगर उसकी योजना आखिर तक सफल हुई तो डुलुओ कॉन्टिनेंट के लिए एक उम्मीद की किरण मिल सकती थी। हुओ यूहाओ सबसे ज्यादा यह चाहता था कि बॉडी डुलुओ ने जिस लक्ष्य के लिए अपनी जान दी थी, सूतियनरान की मौत, वह पूरा हो। सूतियनरान बेहद निर्दयी और महत्वाकांक्षी इंसान था, और हुओ यूहाओ आज भी उससे थोड़ा डरता था। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन वह पक्का जानता था कि अगर शूतियनरान मर जाए तो सन मून एम्पायर अस्त व्यस्त हो जाएगा और दुलुओ कॉन्टिनेंट को कुछ वक्त मिल जाएगा। जहां तक जूजी की बात है, वह चाहे कितनी भी जबरदस्त कमांडर क्यों ना हो, हो युहाओ उसे दिल से कभी दुश्मन मान ही नहीं पाया। हो युहाओ इससे वाकिफ था। वह जानता था कि वह जूजी की तरह महान मिलिट्री कमांडर इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि उसका दिल बहुत नरम है। तभी सोचते सोचते, स्पिरिचुअल पावर फैलाते हुए उसे अपनी स्पिरिचुअल सी में एक अजीब सा एहसास हुआ। यह एहसास बहुत अनोखा था। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन की सीमा में अनगिनत हल्की हल्की स्पिरिचुअल लहरें मौजूद हैं। वे सब डरी हुई थीं। वे उससे दूर भागना चाह रही थीं, लेकिन भाग नहीं पा रही थीं। हर स्पिरिचुअल लहर बेहद नाजुक थी और हुओ युहाओ के एक विचार से मिट सकती थी। लेकिन यह पहली बार था जब उसने एक साथ इतनी सारी स्पिरिचुअल सिग्नल्स महसूस की थीं। उसकी स्पिरिचुअल पावर अब बेहद सूक्ष्म स्तर तक पहुंच चुकी थी, और ये स्पिरिचुअल टेंटिकल्स दुश्मन या किसी ताकतवर इंसान से नहीं आ रही थीं। ये जमीन पर उगने वाले पौधों से आ रही थीं। इनमें छोटी सी ब्लू सिल्वर ग्रास की पत्ती से लेकर कई मीटर ऊंचे पेड़ तक शामिल थे। हर पौधे के अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर थी। कुछ थोड़ी मजबूत, कुछ बहुत कमजोर, लेकिन ज्यादातर बेहद नाजुक। वे सब हुओ युहाओ की ताकतवर स्पिरिचुअल पावर को महसूस करके डर गए थे। यह एहसास बहुत अजीब था। हुओ युहाओ ने पहली बार पाया कि पौधों में भी स्पिरिचुअल पावर होती है, यहां तक कि छोटे ब्लू सिल्वर ग्रास में भी। यह अनुभव उसे जादू जैसा लगा। हुओ युहाओ ने अनजाने में ही उनमें दोस्ताना भावना भेजी और अपनी स्पिरिचुअल पावर को और नरम कर दिया। तुरंत ही उसकी फ्रेंडलीनेस वापस लौटी। जो स्पिरिचुअल टेंटिकल्स कांप रही थीं, वे शांत हो गईं और उत्साहित तथा खुश भावनाएं भेजने लगीं। उनकी सोच बहुत साधारण थी, लेकिन फिर भी हुओ युहाओ के दिल में खुशी और सुकून भर गया। एक छोटी स्पिरिचुअल लहर से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लाखों करोड़ों स्पिरिचुअल टेंटिकल्स जब एक साथ खुशी और अपनापन जताए तो कोई भी खुश ना हो, यह कैसे संभव है? इसी वजह से वह रोमांचित था। और जब ये टेंटिकल्स उसकी स्पिरिचुअल पावर से जुड़ने लगीं, तो उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन में पौधों के बहुत सूक्ष्म बदलाव भी साफ दिखने लगे।
ऐसा लग रहा था जैसे 5 किलोमीटर की सीमा में वह खुद सभी पौधों का राजा हो और वे सब उसे अपनी रिपोर्ट दे रहे हों। उनकी स्पिरिचुअल टेंटिकल्स उसकी मदद कर रही थीं और उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन पर लगने वाली ऊर्जा कम होती जा रही थी। जितना ज्यादा वे उसकी फ्रेंडलीनेस लौटाती, उतना ही स्पिरिचुअल पावर की खपत घटती जा रही थी। सचमुच जादुई अनुभव था। स्पिरिचुअल पावर का उपयोग ऐसे भी किया जा सकता है। यह पहली बार उसे समझ आया। अब उसे एहसास हुआ कि इतनी सारी एक्वाटिक सोल बीस्ट्स पिछली बार कैसे जुड़े थे, खासकर मरफोक के मार्शल सोल कॉम्बिनेशन स्किल्स। उनका कारण खून की समानता नहीं, बल्कि उनकी स्पिरिचुअल पावर का बेहतरीन कनेक्शन था। हुओ यूहाओ को लगा कि उसने स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक नया रहस्य छू लिया है। उसने अब कोई रुकावट नहीं रखी और स्पिरिचुअल डिटेक्शन को पूरी क्षमता से फैलाया। उसके दिल में बेनेवोलेंस लगातार बढ़ता गया। पौधों से मिलता फीडबैक उसे महसूस हो रहा था और वह बदले में उन्हें अपनी प्यार भरी भावनाएं दे रहा था। अनजाने में उसका स्पिरिचुअल डिटेक्शन बहुत दूर तक फैल गया। उसकी स्पिरिचुअल पावर लगभग अपनी सीमा तक पहुंच गई थी और तभी वह दंग रह गया। हाँ, वह हैरान रह गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी स्पिरिचुअल पावर अब 50,000 मीटर के डायमीटर तक पहुंच चुकी है। उसकी सामान्य सीमा 20,000 मीटर थी, जो पहले से ही हैरान कर देने वाली थी। लेकिन अब यह 50,000 मीटर यानी 50 किलोमीटर तक जा चुकी थी। इतनी विशाल सीमा पर तो शायद अल्टीमेट डुलुओ भी स्पिरिचुअल पावर नहीं फैला सकते। हेवनली सी सिटी तो उसकी सेंसिंग के अंदर था ही, साथ में कई और शहर भी उसकी पकड़ में आ गए। इस बार उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन अलग तरीके से काम कर रही थी। अब 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन दिमाग में नहीं आ रहा था, बल्कि जितनी दूर तक स्पिरिचुअल पावर पहुंची थी, वह सब कुछ उन पौधों की परसेप्शन से देख रहा था। वह दुनिया को उनके महसूस करने के तरीके से देख रहा था। यह तरीका उतना डिटेल्ड नहीं था, लेकिन बेहद गुप्त था और काम के लिए काफी था। कौन सा स्पिरिट डिटेक्टर पौधों की स्पिरिचुअल पावर को स्कैन करेगा? पौधों की स्पिरिचुअल पावर इतनी कमजोर होती है कि कोई ध्यान भी नहीं देता। हुओ यूहाओ ने अनजाने में इतनी रहस्यमयी क्षमता खोज ली थी। वह क्यों ना खुश होता? और उसे पौधों से कुछ सरल जानकारी भी मिलने लगी, कम लेकिन सीधी और साफ। वह आराम से अपनी स्पिरिचुअल पावर को फैलाता रहा, जैसे वह अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन की सीमा में सभी पौधों का राजा हो और सभी पौधे उसे अपनी भावनाएं भेज रहे हों। पौधे बहुत साधारण सोच रखते हैं। आप फ्रेंडलीनेस दिखाओ तो वे भी वापस फ्रेंडलीनेस देते हैं। और हुओ यूहाओ की स्पिरिचुअल पावर तो बेहद ताकतवर थी। उसकी सेंसिंग में कुछ प्लांट टाइप सोल बीस्ट्स भी थीं, लेकिन वे बहुत कमजोर थीं। वे उसकी पावर को महसूस करके उससे पूरी तरह अधीन महसूस कर रही थीं। अचानक हुओ यूहाओ के मन में एक ख्याल आया। उसने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन के जरिए सभी पौधों से एक सवाल पूछा। कुछ मिनटों बाद उसके मन में एक जवाब आया, एक चेतना जो उसकी बात का जवाब दे रही थी। उत्साह में वह झाड़ी से उछलकर खड़ा हो गया। उसने पौधों से एक ही सवाल पूछा था, क्या तुमने ब्लू सिल्वर एम्पायर को देखा है? ब्लू सिल्वर ग्रास के राजा को। पौधे एक दूसरे को सबसे अच्छी तरह समझते हैं और हो यूहाओ को उम्मीद बहुत कम थी कि उसे जवाब मिलेगा। लेकिन कुछ मिनटों में ही उसे एक पक्का जवाब मिला। हाँ, उसे हाँ का जवाब मिला। तंग या का शरीर अभी भी बेहद कमजोर था। क्वानकुन फॉर्ट्यून पिल लेने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ना तो रुक गया था, लेकिन उसकी सारी क्षमताएं खत्म हो चुकी थीं। वह ठीक से चल भी नहीं सकती थी। हुओ यूहाओ उसे इस हालत में कैसे देख सकता था? उसने कभी नहीं सोचा था कि ब्लू सिल्वर एम्परर, जिसे वह डुलवो कॉन्टिनेंट के तीनों नेटिव एम्पायर्स में ढूंढ नहीं पाया, वह सन मून एम्पायर में मिल जाएगा। यह सचमुच अप्रत्याशित सरप्राइज था। हुओ यूहाओ ने अपनी सांसें नियंत्रित की, खुद को शांत किया। फिर उसने उस स्पिरिचुअल अंडुलेशन की तरफ दोस्ताना भावना भेजी और स्पिरिचुअल डिटेक्शन उसी दिशा में केंद्रित कर दिया। वह पूरी तरह शांत रहा। उसे पता था कि उसे बेहद सावधान रहना होगा। पौधों की स्पिरिचुअल टेंटिकल्स बहुत संवेदनशील थीं, और अगर उसके मन में जरा भी बेचैनी आती, तो यह स्थिति टूट सकती थी। दोबारा यह कनेक्शन बनाना आसान नहीं होता। धीमी, नरम और फ्रेंडलीनेस से भरी स्पिरिचुअल वेव्स उस पौधे की तरफ बढ़ीं जो उसे जवाब दे रहा था। और जल्दी ही उसने उस पौधे को ढूंढ लिया जिसकी स्पिरिचुअल अंडुलेशन बाकी पौधों से ज्यादा थी। जब उसकी स्पिरिचुअल पावर उस पर केंद्रित हुई, तो उसने पाया कि वह एक डाटूरा फ्लावर था। वह अब सिर्फ एक फूल नहीं था, वह एक सोल बीस्ट बन चुका था। उसकी कल्टीवेशन लगभग 10 साल के सोल बीस्ट के स्तर के बराबर थी। उसकी इंटेलिजेंस अभी नई नई जाग रही थी,
जैसे कोई नवजात बच्चा। उसकी इंस्टिंक्ट्स बहुत हल्की और धुंधली थीं। प्लांट टाइप सोल बीस्ट्स की बुद्धि एनिमल सोल बीस्ट्स की तुलना में बहुत धीमी एक्टिवेट होती है। वे तभी सच में इंटेलिजेंट माने जाते हैं जब उनकी कल्टीवेशन 1 लाख साल की हो जाए। हुओ युहाओ पास नहीं गया क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह इस बड़े फूल को डरा न दे। वह आखिर मनुष्य था और सोल बीस्ट्स मनुष्यों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। हुओ युहाओ की बेनेवोलेंट स्पिरिचुअल पावर उस डाटूरा फ्लावर के आसपास घूमी। उसने अपने इमोशंस उसे महसूस करवाए और धैर्य से पूछताछ की। डाटूरा फ्लावर ने उसे बताया कि उसकी पॉलन ने इस जगह से ज्यादा दूर नहीं एक वैली में ब्लू सिल्वर एम्परर को महसूस किया था। हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल पावर लगभग 50 किलोमीटर तक फैल सकती थी। उसने तुरंत उस वैली को ढूंढ लिया। उसे उस वैली में पहले कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन डाटूरा फ्लावर के गाइडेंस पर उसे तुरंत एहसास हुआ कि इस वैली के प्लांट्स बाहर की दुनिया के प्लांट्स से कितने अलग हैं। हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल पावर 50 किलोमीटर डायमीटर तक इसलिए फैल पा रही थी क्योंकि प्लांट्स उसके साथ जुड़ रहे थे। लेकिन हर जगह प्लांट्स नहीं थे। जहां प्लांट्स नहीं थे वहां उसे कोई स्पिरिचुअल टेंटिकल्स महसूस नहीं होते, इसलिए उन जगहों से कोई मदद नहीं मिल सकती थी। लेकिन जब उसने वैली को ध्यान से जांचा तो उसने देखा कि वैली में बहुत सारे प्लांट्स तो थे, लेकिन उनमें से कोई भी अपनी स्पिरिचुअल टेंटेल रिलीज करके उससे मर्ज नहीं कर रहा था। लगता है यही वह जगह है। हुओ युहाओ खुद को एक्साइटेड महसूस कर रहा था। वे इतने समय से खोज रहे थे। उन्होंने पिछले 2 सालों में इतनी बार बोंटी जारी की थी और कई बार रिवॉर्ड्स बढ़ाए थे, फिर भी ब्लू सिल्वर एम्पीयर नहीं मिला। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहां उसे कोई क्लू मिलेगा। वह उठकर वैली की तरफ जाने ही वाला था कि तभी उसने कुछ महसूस किया और वापस झाड़ियों में लेट गया। उसने इमिटेशन का इस्तेमाल किया और वह पूरी तरह एक झाड़ी जैसा दिख रहा था। उसके शरीर से कोई ऑरा बाहर नहीं आ रही थी। हुओ युहाओ की आंखें हैरानी से फैल गईं। डैम, सन मून एम्पायर वाकई चिंतित है। उसकी सेंसेस की सीमा पर, होराइजन के उस पार, उसने एक विशाल झुंड एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स का हेवनली सी सिटी की ओर उड़ता हुआ महसूस किया। आसमान में भी सर्वेलेंस टूल्स थे और जमीन के काफी करीबी स्तर पर भी। कुछ तो केवल 500 मीटर ऊपर उड़ रहे थे। वह उन्हें सीधे स्पिरिचुअल डिटेक्शन से नहीं पढ़ सकता था क्योंकि वे बहुत दूर थे, इसलिए वह आसपास के प्लांट्स के जरिए उन्हें महसूस कर रहा था। हुओ युहाओ ने कई दर्जन सर्वेलेंस सोल टूल्स देखे जो जमीन के बेहद करीब चक्कर लगाते हुए हर चीज को स्कैन कर रहे थे, और उसी समय कई सिलुएट्स आसमान में ऊपर की ओर उठते नजर आए। लगता है मेरा अंदाजा सही था। सन मून एम्पायर अपनी मजबूत फोर्सेस को हमें खत्म करने के लिए इकट्ठा कर रहा है। हुओ युहाओ के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। एक के बाद एक दो अच्छी खबरें, वह खुश कैसे ना होता। उसे वैली पर जाने का प्लान अब भी रोकना था, लेकिन वैली कहीं भागने वाली नहीं थी। वह पहले अपना मिशन पूरा करेगा, फिर ब्लू सिल्वर एम्परर की तलाश करेगा। हुओ युहाओ चुपचाप लेटा रहा। ज्यादा समय नहीं बीता कि लोअर सर्वेलेंस सोल टूल्स उसके ऊपर से गुजरने लगे। ये सर्वेलेंस टूल्स थर्मल डिटेक्टर्स, ऑसिलेशन डिटेक्टर्स और यहां तक कि स्पिरिचुअल डिटेक्टर्स भी लिए हुए थे। हालांकि स्पिरिचुअल डिटेक्टर्स कम थे, लेकिन इतने थे कि हुओ युहाओ को हैरान कर दें। क्या सन मून एम्पायर सच में समझ गया? या कम से कम उसे इस दिशा में शक तो हो ही गया है और उसने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन क्षमता बढ़ा दी है। कितना लकी हूं मैं। स्पिरिचुअल डिटेक्टर्स हुओ युहाओ पर से गुजरे, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ। हुओ युहाओ बिल्कुल भी उन्हें मौका नहीं दे रहा था। उसकी स्पिरिचुअल ऑरा प्लांट्स की ऑरा जैसी थी। वह पूरी तरह थिकेट में घुला हुआ था। उसने अपनी बॉडी टेम्परेचर भी आसपास के माहौल के बराबर कर दी थी और सोल पावर को पूरी तरह बंद कर लिया था। इमिटेशन की मदद से वह एक असली झाड़ी जैसा था। जब तक वह हिलेगा नहीं, स्पिरिचुअल डिटेक्टर्स उसे 1 फुट दूर से भी नहीं पहचान सकते। लोअर सर्वेलेंस सोल टूल्स तेजी से आगे बढ़ गए और तुरंत एरियल सर्वेलेंस टूल्स नजर आने लगे। हुओ युहाओ को गहराई से स्पिरिचुअल डिटेक्शन की जरूरत नहीं थी। वह अपने स्पिरिट आईज से उन एरियल सर्वेलेंस टूल्स को साफ देख सकता था। थोड़े ही समय में सैकड़ों एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स उसके ऊपर से गुजरे। वे चारों दिशाओं में फैल गए और उनकी सर्वेलेंस वेव्स एक भारी जाल की तरह पूरे हेवनली सी सिटी के आसपास के इलाके को ढकने लगी। हुओ युहाओ के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। खोजते रहो, तुम हमें कभी नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन तभी हुओ युहाओ की आंखें ठिठक गईं। लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर आसमान में शानदार फॉर्मेशन बनाते हुए कई काले साए हेवनली सी सिटी की ओर तेजी से उड़ रहे थे। उनकी देह से डार्क गोल्डन चमक निकल रही थी
और सूरज की रोशनी उन पर पड़कर उन्हें और भी स्पष्ट बना रही थी। रात में उनकी सिलुएट्स धुंधली हो जाती होंगी और उनके आसपास की रोशनी थोड़ा मुड़ती हुई लग रही थी। जो उसने देखा, उस पर हुओ युहाओ ने ठंडा सांस लिया। एक ही शब्द उसके दिमाग में आया, ह्यूमन शेप्ड सोल टूल्स। क्या सन मून एम्पायर ने सच में ह्यूमन शेप्ड सोल टूल्स विकसित कर लिए हैं? हाँ, वे डार्क गोल्डन साइज सोल इंजीनियर्स थे, जो सिर से पांव तक डार्क गोल्डन आर्मर पहने हुए थे। हुओ युहाओ कैसे नहीं पहचानता कि आर्मर सामान्य था या ह्यूमन शेप्ड सोल टूल? हाँ, वह बिल्कुल ह्यूमन शेप्ड सोल टूल्स ही थे। हर सोल टूल लगभग 3 मीटर लंबा था और डार्क गोल्डन आर्मर में लिपटा हुआ था। उनकी पीठ पर 3 जोड़ी फ्लाइंग टाइप सोल टूल्स फैले हुए थे, जिनके सहारे वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे। कुल 300 लोग थे। ये 300 लोग एक ही झटके में उसके ऊपर से निकल गए और हर एक की ऑरा बेहद खतरनाक थी। उनके हेलमेट्स की आई स्लॉट्स में फेंट रेड रोशनी थी। रोशनी उनके आसपास मुड़ती हुई लग रही थी, जैसे वे हवा में घुल रहे हों। बस फर्क इतना था कि वे आसमान में थे और वहां घुलने के लिए कुछ नहीं था। हुओ युहाओ ने सलाइवा निगली, जिससे वह सबसे ज्यादा डरता था, वही आखिरकार हो गया था। सन मून एम्पायर ने ह्यूमन शेप्ड सोल टूल्स के रिसर्च में ब्रेक थ्रू कर लिया था और विकास बहुत तेजी से हुआ था। उसकी जांच के अनुसार सन मून एम्पायर की हैंड दैट प्रोटेक्ट्स द नेशन में सबसे मजबूत लीजन सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग लीजन थी। इनमें 300 सोल इंजीनियर्स थे, कम से कम सोल किंग्स के स्तर के। लेकिन अभी जो सोल इंजीनियर्स उसके ऊपर से गुजरे, उनकी सोल पावर अंडुलेशंस की तुलना सोल किंग्स तो क्या, सोल सेजेस भी नहीं कर सकते थे। वे स्पष्ट रूप से सोल डुलुओ स्तर के थे और आगे उड़ रहे कुछ दर्जन सोल इंजीनियर्स की ऑरा इतनी गहरी और भारी थी कि वे निस्संदेह टाइटल्ड डुलुओ थे। हुओ युहाओ हमेशा जानता था कि इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन बेहद मजबूत थी, लेकिन वह इतनी ताकतवर होगी, यह सोच भी नहीं सकता था। ऐसा लीजन रेडियंट सिटी से हेवनली सी सिटी तक केवल 4 घंटे में पहुंच सकता था, अगर वे पूरी गति से उड़े। वे तेजी से उसके ऊपर से गुजरे। हुओ युहाओ धीरे से खड़ा हुआ, गहरा सांस लिया और जिस दिशा में वे जा रहे थे, उसे देखने लगा। सन मून एम्पायर, यही है सन मून एम्पायर की ताकत। हुओ युहाओ ने होंठ भींचे और दिल में उठी बेबसी को दबाया। वह आसमान में उछला और उसका क्लास 9 फ्लाइंग टाइप सोल टूल एक्टिवेट हो गया। बूम! एक भारी आवाज के साथ हुओ युहाओ ने साउंड बैरियर तोड़ दिया और रेडियंट सिटी की तरफ दौड़ पड़ा। उसके लिए सबसे जरूरी था समय। वह चाहता था कि रेडियंट सिटी डरे, सतर्क हो, और इसके लिए उसे समय चाहिए था। उसे मिशन पूरा करना था, उसके पहले कि इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन वापस रेडियंट सिटी पहुंच जाए। अब दोपहर थी और शाम में 2 घंटे बाकी थे। सब सही रहा तो हुओ युहाओ शाम से पहले रेडियंट सिटी पहुंच सकता था। इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन को खोज में समय लगेगा और फिर रेडियंट सिटी वापस जाने में 4 घंटे, यानी वे आज रात रेडियंट सिटी नहीं पहुंच पाएंगे। और जैसे ही हुओ युहाओ रेडियंट सिटी में काम शुरू करेगा, सन मून एम्पायर निश्चित ही इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन को खबर देगा और उनकी मदद मांगेगा। उस पल से उसके पास सिर्फ 4 घंटे होंगे। उन 4 घंटों में वह क्या कर पाएगा, यह केवल उसकी क्षमता पर निर्भर था। हुओ युहाओ दृढ़ था, मजबूत था। इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन के उपकरणों की ताकत देखकर जो शुरुआती झटका उसे लगा था, वह जल्दी शांत हो गया और आसमान में उड़ते हुए उसने हर चीज को याद करने की कोशिश की। सन मून एम्पायर के पास 300 सोल डुलियो होना संभव नहीं था, असंभव। स्टार लुओ साम्राज्य, जिसके पास सबसे ज्यादा सोल मास्टर्स थे, उसके पास भी इतने हाई लेवल सोल मास्टर्स नहीं थे। लेकिन इंपीरियल सोल इंजीनियर लेजन के सोल इंजीनियर्स की ऑनरा बिल्कुल सोल डॉल्वो जैसी थी। इसका मतलब था कि उनके आर्मर में बहुत शक्तिशाली एम्प्लीफिकेशन इफेक्ट्स थे, संभवतः क्लास 8 सोल टूल्स। एक क्लास 8 सोल टूल कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन 300, यह कैसी ताकत थी? सिर्फ यह एक लेजियन होली गॉस्ट चर्च से लड़ सकता था, कम से कम उन्हें डराने और दूर रखने के लिए काफी था। लेकिन सन मून एम्पायर के पास इतने 8 रिंग्ड लोग भी नहीं थे, तो फिर वे क्लास 8 सोल टूल को कैसे इस्तेमाल कर रहे थे? यह बात हुओ युहाओ समझ ही नहीं पा रहा था। सामान्य तौर पर अपने लेवल से सिर्फ एक क्लास ऊपर के सोल टूल का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इससे ऊपर वाले सोल टूल्स के कंडीशंस बहुत कठोर हो जाते हैं और लोअर क्लास सोल इंजीनियर्स के लिए उनका इस्तेमाल करना बेहद मुश्किल होता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।